चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशीष आंडा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से गुफरान अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक कंचन कुमारी हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष आंडा साहब, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये मांग और ये शिकायत, ये आरोप कोई आज का नहीं है। बड़े लंबे समय से विपक्ष कह रहा है कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया में इतनी धांधली की जा रही है और बीजेपी चुनाव आयोग के साथ ऐसी मिल गई है कि समझ ही नहीं आता है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है या एक पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। जी विशाल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विशाल जी, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेके आया है, मेरे मन में तो पहले सवाल आता है कि मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछूं, आखिर आपको कॉन्फिडेंस है किस पे? आपको सीबीआई पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ईडी पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको कोर्ट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको आर्मी पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लोकसभा स्पीकर पे कॉन्फिडेंस नहीं। यानी अब इलेक्शन कमीशन बचा था। आज तक कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह का इंपीचमेंट मोशन लाने का प्रयास किया गया हो। अब आपने वो भी कर दिखाया, यानी आपको किसी पे इतबार नहीं। बहुत बढ़िया। आप भारत के चुने हुए जनप्रतिनिधि होके, जहां पे हमारे यहाँ पे तकरीबन 700 एमपी हैं, यानी हर एमपी 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जिस संविधान की कसम खा के वो संविधान के मंदिर में आता है, वहां आके उसी संविधान को तार तार करते हुए हर प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास करता है। आप क्यों मोशन लाए, इसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि आप यहाँ पे जो असेंबली में आते हैं, आप पार्लियामेंट में आते हैं, भैया एक दिन का खर्चा 10 से 12 करोड़ रुपया होता है, जो टैक्स पेयर के पैसे का होता है। और आपको भली भांति मालूम है कि आपके पास नंबर्स हैं ही नहीं। आप कभी भी कोई भी मोशन, चाहे वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लेके आए, चाहे सीईसी के खिलाफ लेके आए, आप उसको पार करवा ही नहीं सकते, बुनियादी रूप में भी नहीं और आप मौलिक रूप में भी नहीं, और इसके अलावा नंबर्स भी नहीं है आपके पास। तो फिर आप क्यों जनता का समय और जनता का पैसा बर्बाद करते हैं? चलिए, खैर कोई बात नहीं, आपको चर्चा में रहना है, आपको अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनानी है, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। चलो ऐसा ही समझ लेते हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ तो सिंपल मेजोरिटी से भी काम नहीं बनने वाला, यहाँ तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जैसी है। अंडर आर्टिकल 324 सब सेक्शन 5 एक चीफ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब आप ये प्रूव कर दें कि ग्रॉस मिसकंडक्ट या इनकेपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है। अच्छा, भारत की जनता ये क्या नहीं जानना चाहेगी कि भैया आपके एलिगेशंस क्या है? आपके एलिगेशन ये है कि भैया वो एसआईआर क्यों करा रहे हैं? आपके एलिगेशन ये है कि वो जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट क्यों नहीं देने दे रहे? क्योंकि आपने भगोड़ों को बुला के अपना वोट बैंक बना रखा है। और अगर भारत का संविधान ये कहता है कि भारत की किसी भी चुनाव प्रक्रिया के अंदर सिर्फ भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है, और चीफ इलेक्शन कमीशन एसआईआर के माध्यम से वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठता है? आशीष जी, आप क्या चाहते हैं? मकसद हटाना है ही नहीं, तो आप भी जानते हैं और समझ रहे हैं इस बात को। नंबर जिसके पास नहीं होते वो हटाने के लिए नहीं लाता। ये लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए थोड़ा ना था कि उनको हटाना था, या ज्ञानेश जी के खिलाफ इसलिए, वो तो दिखाना चाहते हैं कि देखिए अब हम यूनाइटेड हैं और जो आप कर रहे हैं हम उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। हम तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम यूनाइटेड हैं और मिलकर आवाज उठा रहे हैं इनके खिलाफ, भले ही हमारे पास नंबर नहीं है। वो तो ये पहले से जानते हैं कि नंबर तो नहीं है, होना कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इसे लाकर आप पर दबाव बनाए, दुनिया के सामने, जनता के सामने भारत की ये दिखाएं कि देखिए साहब कितना गलत हो रहा है। विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार ने हमारी आवाज दबा दी है। देखिए, जो एंटी इंडिया टूल किट सोरोस गैंग के हाथों में खेलने वाले लोगों की बनाई गई है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, देखिएगा हम कितना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, बस इसके लिए ये हो हल्ला मचाया जाता है। वरना मैंने बताया ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगले जो हमारे लोकसभा इलेक्शन है वो होने से पहले डिलिमिटेशन होना जरूरी है, 2029 से पहले, ये हमारा संविधान कहता है। डिलिमिटेशन होने से पहले जरूरी है कि सेंसस प्रॉपर तरीके से किया जाए। सेंसस प्रॉपर तरीके होने से पहले जरूरी है कि इलेक्टोरल लिस्ट को शुद्धिकरण किया जाए।
इसके लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू एसआईआर अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा है। यानी ये करना असंवैधानिक, गैर कानूनी या गलत नहीं है। अब आपकी कहना यह है कि एसआईआर को अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा, तो चलिए उसके लिए भी पहले तो यह है कि एसआईआर किया जा रहा है वो गलत नहीं है, मैंने प्रूव कर दिया 2 ही मिनट के अंदर। अब एसआईआर अच्छे तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न्यायालय करेगा। और ऐसे टाइम पे आप ये इंपीचमेंट मोशन लेके आए हैं जब ऑलरेडी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, उनकी सुपरविजन में ये मामला ऑलरेडी है। तो ऐसे में उसके सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले का इंतजार किए बिना आप इस तरह का इंपीचमेंट मोशन लेके आए हैं, इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इतबार नहीं है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में मूव भी क्यों किया था एसआईआर के अगेंस्ट? ये कितना सोचने का विषय है। जब आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आप आइए वीवीपैट को मुझे रिग करके दिखाइए, मुझे आप ये वीवीपैट मशीन को आप किसी तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाइए, तो आप वहां जाते नहीं। जब आपको सारे एमपीज को इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आप आइए और प्रूव कीजिए, हमसे मीटिंग कीजिए, क्या दिक्कत है, तो आप वहां जाते नहीं। जब आपको ड्राफ्ट रोल क्रिएट करके दिया जाता है और उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया जाता है, भैया हमारे हिसाब से ये 58 लाख लोगों के नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं, काटे हुए हैं, डेड हैं, शिफ्टेड हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि सारी लिस्ट सबको दी जाती है, तो क्या आप उसमें आप अप्लाई करते हैं कि भैया ये लोगों का नाम गलत कट गया? अगर गलत कट गया तो वो जुड़ जाएगा, प्रॉब्लम कहां है? लेकिन आप तब कुछ करते नहीं। फिर आप इलेक्शन में हारते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हमें धोखे से हराया गया, हमें गलती से हराया गया, हमारे वोटर कार्ड दिए गए। मतलब ये तो वो वाली बात हुई। आशीष आंडा जी वो क्या कह रहे हैं, देखिए गुफरान अंसारी साहब ने कहा कि असम के चुनाव में चलिए अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई, उन्होंने 9-9 हज़ार रुपए भेज दिए, लेकिन बिहार में तो चुनाव चल रहा था तब आपने पैसे भेज दिए और चुनाव आयुक्त साहब ने कुछ कहा ही नहीं। इसलिए उनके मन में डाउट आता है कि ये कर क्या रहे हैं। जी, मैं आपके भी, कंचन जी के भी और अंसारी जी के भी तीनों के सवालों के जवाब देने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है आप मुझे उपयुक्त समय देंगे। सबसे पहले जो कंचन जी ने कहा, कंचन जी ने पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में इस चर्चा में शामिल हुई हैं, तो मैं उम्मीद करता था वो निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखेंगी। पर चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिकल एफिलिएशन सबकी कहीं ना कहीं होती हैं, हमें उससे एतराज नहीं है। हमें इससे एतराज है कि जब आप ये साथी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाते हैं और उंगलियां उठा के ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जितवाने के लिए काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहा है, तो क्या बीजेपी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा इतबार है, कमाल का इतबार है आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट पे इतबार होता और ये मामला ऑलरेडी सब्सिडीज है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन में है, तो फिर आपको जरूरत ही क्या है इस तरह का इंपीचमेंट मोशन लाने की? ये लाने का मतलब ही ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे कोई एतबार नहीं है। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं क्या करेगा, कब करेगा, हम तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम तो कोई हो हल्ला क्रिएट कर ही डालते हैं। तीसरी बात, इल्जाम लगाना। आप कहते हैं किसी पे भी इल्जाम लगे जांच हो जानी चाहिए। अरे इल्जाम तो कल मैं आपके ऊपर लगा दूं, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो क्या आपके ऊपर जांच बैठ जाए? कोई सबूत भी तो देना होगा। कोई आदमी जो इतनी ऊंचे पद पे बैठा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठा है, उसके ऊपर आपको इल्जाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तो अपनी तरफ से बाकायदा वो वोटर लिस्ट भी रखी थी, कई लोगों को वो मंच पर भी लेकर आए थे, एक ब्राजीलियन मॉडल की भी फोटो दिखाई थी जिसका 22 जगह पर नाम आया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी पता नहीं कितनी बार फोटो इस्तेमाल हुई, कितनी बार नाम इस्तेमाल हुआ, गलत एड्रेस इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीजें उन्होंने रखी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे तो अगले दिन ही राहुल गांधी वापस भाग जाते हैं, क्योंकि जिस डाटा को वो दिखाते हैं, जिस व्यक्ति के डाटा को दिखाते हैं, जब वही व्यक्ति आके कह देता है कि हमसे डाटा में गलती हुई, हम अपना डाटा डिलीट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का तो डाटा भी उसका अपना नहीं था, उसकी पार्टी का नहीं था, वो तो झूठा डाटा था, और जिसका डाटा था उसने उसको बैकअप कर लिया, उसको वापस ले लिया। दूसरी बात, जब यहाँ पे हमारे साथी कहते हैं कि भी आपने 9,000 रुपया दे दिया, असम में दे दिया, बंगाल में दे दिया, बिहार में दे दिया, अरे भैया अभी जब असम की डेट्स भी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, तो वहां का मुख्यमंत्री क्या जन कल्याण के काम करने बंद कर दे क्या?
इसलिए कि कभी फ्यूचर में इलेक्शन होना है, इसलिए आज से काम करना बंद कर दे, या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा उसके बाद पैसे नहीं दे सकता। कोई नियम है या नहीं है? या जो आपके मन में ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी कहे वही सही, ऐसा होता है क्या? अरे भैया, जब कोई इलेक्शन कमीशन या यहाँ पे एसआईआर का कुछ भी प्रोसेस शुरू करता है तो लाखों के नंबर में बीएलए और बीएलओ अपॉइंट होते हैं। बीएलए वो होते हैं बूथ लेवल एजेंट, जो हर पार्टी अपने खुद डिसाइड करती है। बीएलओ वो होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। दोनों मिलके घर घर जाके ये डाटा बनाते हैं और ड्राफ्ट रोल क्रिएट किया जाता है। इसके बाद 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आप बताइए। और उस बताने में जब आपके ऊपर बात आती है, तो बिहार में भी जो नाम काटे गए थे, जो वहां पे ऑब्जेक्शंस आई थी, वो आई थी सिर्फ 37,000। और उसमें भी कितनी सही कितनी गलत तो बात का विषय है। और आपको अगर लगता है चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप कहीं कोई कंप्लेन नहीं करते, लेकिन हारने के बाद रोना धोना पिट स्यापा शुरू करते हैं। क्यों? अब मैं असली वजह पे आता हूं, आखिर का 1 मिनट आपसे चाहूंगा। क्या है, कांग्रेस को आदत है अपने हिसाब से चीफ इलेक्शन कमीशन रखने की। बड़ा आप इंपॉर्टेंट बिहार की डाटा बात दे रहा हूं कीजिए ना, जो आपने असम की बात कर नहीं दी, नहीं अब बिहार का भी तो जवाब दीजिए। बिहार भाई में साहब, कहा भाई साहब बीच में मत बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। विशाल जी आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने ये सवाल पहले भी पूछा विशाल जी था। आपसे रिक्वेस्ट अच्छा, है, मैं सबको अपनी गुफरान बारी में अंसारी, मैं बोलने का आपके अवसर सवाल का दें। जवाब ले लेता हूं। मैं आपके, हाँ आशीष जी, उन्होंने वो सवाल पहले भी पूछा था कि बिहार मैं में तो पहले अपनी डेट, बात खत्म कर दूं, 1 मिनट विशाल जी। हाँ हाँ, बस मेरा प्रश्न बस में सुन लीजिए। वो कह रहे हैं बिहार में तो डेट अनाउंस हो गई थी ना, उसके बाद भी तो पैसा दिया ना आपने, असम में तो नहीं हुई है। जी जी, अगर आपको लगता है कि ये गैर कानूनी रूप से दिया गया है, जो नहीं दिया जाना था, तो अभी आपने विशाल जी ने कहा कि आपके पास तो सबसे ज्यादा बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं। आप तो आतंकवादियों को आधी रात को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हो। आप इसके अगेंस्ट पिटीशन क्यों नहीं डालते? एसआईआर का तो ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? आपको कौन रोकता है अदालत का दरवाजा खटखटाने का? लेकिन मैं बताता हूं अब असली मुद्दा क्या है। कांग्रेस को चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे पसंद है, कैसे लोगों को कांग्रेस चीफ इलेक्शन कमीशन बनाती थी और कैसे लोगों को इनाम देती थी, उसका एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं। 1958 से 1967 चीफ इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के सुंदरम, जिनको कांग्रेस ने बाद में पद्म भूषण दिया। 1972 से 1973 नागेंद्र सिंह चीफ इलेक्शन कमीशन, जिनको कांग्रेस ने पद्म भूषण दिया। 1987 से 1985 आर के त्रिवेदी, जिनको कांग्रेस ने बाद में गवर्नर बनाया। 1990 पीएस रामादुराई, जिनको कांग्रेस ने गवर्नर बना के सुशोभित किया। 1990 टू 1996 टीएन शेषन, जिनको कांग्रेस ने बाद में 1996 में अपनी टिकट पे इलेक्शन तक लड़वाया। 1996 से 2001 एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमीशन, जिनको मिनिस्ट्री दी गई कांग्रेस सरकार में 2009 से 2011 के बीच। 2006 से 2009 एन गोपाला स्वामी, जिनको कांग्रेस ने पद्म भूषण देके सुशोभित किया। सारे चीफ इलेक्शन कमीशन को आप गवर्नर, पद्म भूषण दे रहे हो। आपको ऐसे लोग ही पसंद थे जो आपके हाथों की कठपुतली बने, जो राष्ट्र हित में काम करे। ऐसा व्यक्ति आपकी आंखों को फूटा नहीं सुहाएगा। जो आतंकवादियों को रोके, ऐसी सरकार आपको नहीं भाएगी। जो घुसपैठियों को रोके, जो गैर हिंदुस्तानियों को वोट देने से रोके और ये कहे कि हिंदुस्तान का नेता वही चुन सकता है जो हिंदुस्तान का नागरिक हो, तो ये बात आपको हजम नहीं होती। असली मुद्दा ये है कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश का नुकसान कराने में भी ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। वरना जब आप, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है, इलेक्टोरल लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसको एसआईआर कहते हैं। किसी को भी उसमें इतराज होना एकदम, जिसको कहूंगा मैं, देश विरोधी है। ठीक है। आप कह रहे हैं गलत दिख रहा है तो चुपचाप नहीं बैठ सकते, भले संख्या ना हो। आशीष जी। जी विशाल जी, देखिएगा, ये तो हर बच्चा जानता है कि जब वो आउट हो जाता है क्रिकेट में तो वो रोने लगता है, जब वो हार जाता है तो बिलखने लगता है। अभी कांग्रेस के पास जीतने का कोई रास्ता तो बचा नहीं, क्योंकि अभी लोगों ने उनको नकार दिया है। अब ऐसे में अभी उनको क्या करना है? किसी ना किसी के ऊपर अपना इल्जाम का ठीकरा फोड़ना है। अपनी नाकामयाबी, जनता के रिजेक्ट किए जाने का
जो 300 400 के नंबर पे रहते थे वो अब डबल डिजिट्स में घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो उसका ठीकरा फोड़ेंगे। अपने युवराज के सिर पे तो ठीकरा फोड़ने की हिम्मत इनके अंदर है नहीं, तो आखिर क्या करेंगे? जिस संविधान की कसम खा के संविधान के मंदिर में ये जाते हैं, ये सांसद महोदय सारे के सारे सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को तार तार करने का काम करेंगे। भारत के बाहर जाके भारत को बदनाम करेंगे। ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के अंदर रह के भी, अभी देखिएगा बीच में बोलने शुरू हो गए विशाल जी। विशाल जी, ये तरीका ठीक नहीं है भाई। गुफरान भाई आपको पूरा मौका मिला है ना, आपको पूरा मौका मिला तो है सर, बाकियों को भी सुन लीजिए। ठीक, आशीष जी बोलिए। जी, तो अब ये देश के अंदर रह के भी अब ये कुछ ना कुछ इस तरह का आडंबर, लेकिन मैं कहूंगा एक बड़ी मजेदार मैं फैक्ट और डाटा आपके दर्शकों के आगे देख लाता हूं। ये जो अभी सीईसी को रिमूव करने का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, ये टीएमसी सरकार लाई, और आपने अपनी ओपनिंग उसमें बताया कि तकरीबन 200 एमपीज ऑपोजिशन ने इसको साइन किया। थोड़े दिन पहले, 5 दिन पहले, जब स्पीकर को हटाने का नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो कांग्रेस सरकार लाई थी, जिसको मात्र 113 एमपीज ने साइन किया था। तो पहले तो कांग्रेस को यह मान लेना चाहिए कि ममता दीदी के हाथ के नीचे आ जाओ, क्योंकि जब वो लाती हैं तो 200 एमपी साइन करते हैं, और जब तुम लाते हो तो 113 एमपी साइन करते हैं। पहले तो शर्म से इसी से डूब मरो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तुम्हारी पार्टी का होना ही क्यों चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब तुम्हें पता है कि ऐसे में भी तुम कुछ कर नहीं सकते, तो मकसद सिर्फ पॉलिटिकल जमीन खोजना, पॉलिटिकल रेलेवेंस क्रिएट करना, लोगों की नजर में बने रहना और सोरोस गैंग को अपना विश्वसनीय होने का विश्वास दिलाते रहना, इसके अलावा और कोई मकसद है नहीं। वरना तो अगर ये गलत होता, चीफ इलेक्शन कमीशन गलत होते, तो मैंने जो लंबी लिस्ट गिनवाई, जिनको सभी को आपने पद्म भूषण, गवर्नर और पद्मश्री से सुशोभित किया, ऐसा हमने भी किया होता, पर ऐसा हम तो नहीं कर रहे हैं। अरे तो ये कौन, ये अभी जब सांसद सवाल कर रहे हैं, सांसद का अधिकार है, सांसदों का अधिकार है, सांसद सवाल कर रहे हैं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक डाका डाल के जीतना क्यों ना हो, वो आदतें आपको पड़ी है और वो अब आप कर नहीं पा। ये है कि जो बदमाशियां करके आप जीतते थे, वोटों को आप चुराते थे, पोल्स को आप बूथ को कैप्चर करते थे, वो सब आप कर नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब निष्पक्ष रूप से इलेक्शन हो रहे हैं और इसकी आपको आदत नहीं, और इससे जीतने का आपको तरीका आता नहीं। ठीक, अतः वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।